तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग चलते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ, जहाँ पर अगर आप वो पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो आपका जो कवर लेटर है वो आप खुद भी बना सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने निकाल के रखे हैं जो अगर आप यूज़ करते हैं तो आप वेल एंड गुड, मतलब आपका जो कवर लेटर है वो अच्छे से बना सकते हैं। तो इसमें जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, डिस्क्राइब द क्लियर पर्पस ऑफ योर ट्रैवल टू द डेस्टिनेशन, यानी कि जो भी कंट्रीज़ का आप कवर लेटर बना रहे हैं तो आप वो कंट्री में जाने का आपका जो भी पर्पस है, चाहे वो किसी को मिलने के लिए जा रहे हो या कि आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो या आप किसी बिजनेस मीटिंग कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो, तो जो भी आपका पर्पस है और वो कितने दिनों का है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं तो वो उस 2 दिन की है, 3 दिन की, उसमें जो भी डेट्स मेंशन की हुई है, आपका जो भी इनविटेशन लेटर अगर आपको मिला है तो, या आपका कोई अगर ट्रैवल प्लान फिक्स नहीं है तो वो उस ड्यूरेशन में वो हो सकता है, तो वो जो डेट्स रहेगी वो आपको वहाँ पर मेंशन करनी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंट है, एक्सप्लेन हाउ विल यू मैनेज योर ट्रैवल एक्सपेंसेस, यू हैव टू राइट प्रूफ ऑफ योर सफिशिएंट फंड। मीन्स कि जितने भी दिनों का आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपके पास सफिशिएंट फंड्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 दिनों के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो मिनिमम आपके पास 4 to 5 लाख रुपीज़ फंड्स होने चाहिए। अगर आपका टिकट बुक है तो उसमें से वो जो अमाउंट माइनस हो जाएगी अगर वो आपका टिकट बुकिंग नहीं है, आपका अगर आप किसी होटल में रुकने वाले हैं और फॉर एग्जांपल आपने ऑफिस से भी आपके 10 दिन की लीव ली है, तो पूरा जो भी कैलकुलेशन बनता है उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको वो फंड्स रखने हैं। और फंड्स जो है वो थोड़े से ट्रांजैक्शनल भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वीज़ा का एप्लीकेशन करना है तो इमीडिएटली 20-25 लाख ट्रांसफ़र कर दिए, क्योंकि जब आप कोई भी फंड्स शो करते हैं तो वो अर्निंग कहाँ से आई है वो भी आपको शो करनी होती है, जो कि अगर आप जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट्स रहेंगे उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा भी। जो तो देखिए यही नेक्स्ट पॉइंट है कि डिस्क्राइब योर सोर्स ऑफ इनकम वॉट एवर इट इज़, जॉब और बिजनेस। जो भी आपको इनकम आ रही है, जो भी आपने फंड्स दिखाए हैं, तो वो इनकम आपको हो सकती है आपके जॉब के थ्रू आ रही हो, बिजनेस के थ्रू आ रही है, तो जो भी आपका सोर्स रहेगा वो आपको वहाँ पर उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेंशन करने हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्क्राइब इफ़ यू हैव एनी स्पॉन्सर्स फ्रॉम द डेस्टिनेशन कंट्री एंड एक्सप्लेन योर रिलेशनशिप विद द स्पॉन्सर एंड द रीज़न फॉर स्पॉन्सरशिप। ओके, तो ये जो पॉइंट्स है ये मोस्टली अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं किसी कंपनी का, मतलब कनाडा की किसी कंपनी में आपका कोई कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, और वो कंपनी चाहती है, मतलब वो कंपनी अगर आपका एक्सपेंस उठा रही है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो इनकम के हैं आप चाहो तो उसको लगा भी सकते हो और नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका स्पॉन्सर ही आपके सारे जो भी एक्सपेंसेस है वो बेयर करने वाला है, राइट। तो वो लेटर में आपको मेंशन करना पड़ेगा और अलग से स्पॉन्सरशिप लेटर भी मतलब जो भी इनवाइटी पर्सन है उनको भी मेंशन करके देना पड़ेगा कि ही इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर यू, राइट। ओके, एंड वो जो आगे वाला स्पॉन्सर है तो वो आपको स्पॉन्सर क्यों करना चाहता है, हो सकता है कि वो आपको मतलब बिजनेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए बुला रहा हो, या फिर अगर आपका कोई रिलेशन हो, जैसे अगर आपके कोई वहीं पर आपके रिलेटिव्स रहते हैं, या फिर अगर आप खुद स्टूडेंट है और आप की ज़्यादा अर्निंग नहीं है, या फिर अर्निंग है तो बहुत वो उतनी सफिशिएंट अर्निंग नहीं है, तो आपके जो पेरेंट्स है या फिर आपके जो भी रिलेटिव्स है अगर वो आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। इट इज़ डिपेंड अपॉन कि आपको आपका स्पॉन्सर मतलब रिलेशन में आता है, फैमिली रिलेशन में आता है या बिजनेस रिलेशन में आता है। ओके, देन नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट्स है, मेंशन योर फ्लाइट शेड्यूल एंड ऑल्सो द शेड्यूल ऑफ योर मेन प्लान एक्टिविटीज़ इन द डेस्टिनेशन कंट्री। अभी कनाडा के लिए तो टिकट की कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि उसका सक्सेस रेशो उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये अदर वीज़ाज़ के लिए भी, अदर कंट्री के वीज़ाज़ के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप सिंगापुर, मलेशिया, ये वाली कंट्रीज़ के लिए जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो टिकट कंपलसरी होता है। लेकिन अगर आपका टिकट कंपलसरी, अगर आपने टिकट ऑलरेडी बुक की हुई है तो आप वो तो आपका जो भी शेड्यूल है अराइवल और डिपार्चर का वो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर।
या फिर अगर आप नहीं अगर आपका बुकिंग नहीं है तो आप वहाँ पर कवरिंग लेटर में ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आपका जो ट्रैवल प्लान है इस ड्यूरिंग मतलब ये डेट से ये डेट रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट मीन्स वीज़ा ग्रांट होने के बाद आप टिकट का कंफर्म करेंगे। मोस्टली क्या होता है कि अगर एम्बेसी से भी बीच में कॉल आ जाती है आपका एक वेरिफिकेशन करने के लिए, तो उनको अगर लगता है कि आपको वीज़ा वो देना चाहते हैं तो वो भी आपसे ओरिजिनल टिकट की रिक्वेस्ट करते हैं कि, तो अगर आप वो टिकट कंफर्म करवा के दे देते हैं उनको तो वो आपको वीज़ा ग्रांट करवा देंगे। ये हमारे कैंडिडेट के साथ ऑलरेडी भी हो चुका है, बट स्टिल हम लोग ट्राई करते हैं कि टिकट की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेन व्हाई यू चूज़ दिस स्पेसिफिक कंट्री। अभी देखिए, जहाँ पर बात बिजनेस ट्रिप की आती है तो वहाँ पर तो ये क्वेश्चन ज़्यादा ये नहीं होता है, बट जब आप टूरिज्म सेक्टर के लिए आप यूज़ करते हैं कोई भी वीज़ा, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता ज़रूर है कि आपने अगर टूरिज्म सेक्टर के लिए और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है तो आपने यही कंट्रीज़ क्यों चुनी है। हो सकता है कि आप सोलो ट्रैवलर है तो आपकी बाकी कंट्रीज़ ट्रैवल हो चुकी है और अभी आप ये ट्रैवल कर रहे हो। अगर आपकी फर्स्ट टाइम ही कंट्री कनाडा है तो वो थोड़ा जो रीज़न है आपका वो कंसिडरेबल होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो आपको भी यही ध्यान रखना है कि आपका जो पर्पज़ हो पहले वो चीज़ें क्लियर हो, ताकि आप वो कंट्रीज़ आपने क्यों चूज़ की है इसका आंसर आपको मतलब देते आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, if you are not submitting some documents you should explain why you are not submitting that documents and explain if you are providing any alternative documents। तो देखिए, जब कोई भी वीज़ा की चेकलिस्ट जनरेट होती है तो उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स हो सकता है कि हमारे पास ITR नहीं है। रिसेंटली अगर आपने कोई जॉब स्टार्ट की है जिसको अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ है तो ITR जनरेट नहीं होती है वहाँ पर। ओके, तो वो आपको रीज़न देना पड़ता है। देन हो सकता है कि आप 2-4-5 साल से जॉब तो कर रहे हैं लेकिन आपके पास ITR नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ दैट आप फॉर्म 16 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बोला गया है और आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आप अटैच कर सकते हो। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। तो उसी के अकॉर्डिंगली ही अगर हो सकता है कि आपके पास जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है तो वो भी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं है तो उसका स्पेसिफिक रीज़न आपको मेंशन करना चाहिए ताकि वीज़ा ऑफिसर को वो सब चीज़ समझ में आ सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है योर इंटेंशन टू रिटर्न टू योर होम कंट्री। यू शुड मेक द वीज़ा ऑफिसर बिलीव दैट यू विल बैक टू योर होम कंट्री विद इन अ टाइम। तो ये जो चीज़ है, ये पॉइंट आई थिंक आप सब लोगों को समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा मेन रीज़न रहता है कोई भी वीज़ा रिजेक्शन जब होता है। तो ये 99% रीज़न वहाँ पर मेंशन करके आता है कि आपकी रिटर्न आने की गारंटी बहुत कम है, आपका केस जेन्युइन नहीं है, वीज़ा ऑफिसर आपके केस के रिलेटेड सेटिस्फाइड नहीं है। मोस्टली क्या होता है कि लोग विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, वह अगर बाय लकीली जिनको वीज़ा मिल जाता है तो वो उसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, मिसयूज़ करते हैं वीज़ा का। यहाँ से विजिटर वीज़ा डालना, वहाँ पर जाकर काम ढूंढना, वर्क परमिट में या तो उसको कन्वर्ट करना या फिर उसी विजिटर वीज़ा पर ही काम करते रहना। तो ये इलीगल एक पार्ट बन जाता है उनका। तो उसी के लिए अभी ये जो रीज़न है रिटर्न टू योर होम कंट्री का, ये थोड़ा बढ़ चुका है। तो इसी के लिए रिजेक्शन रेट जो है वो हाई हो चुका है। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको मेंशन करना चाहिए कि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप ज़रूर रिटर्न आएंगे। या फिर अगर आप स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट है तो वहाँ से आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी जनरेट कर सकते हैं कि आपको स्कूल और कॉलेज के लिए भी रिटर्न आना चाहिए। तो आपको केस टू केस ये रीज़न डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सप्लेन व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू आर गोइंग टू सबमिट विथ योर वीज़ा एप्लीकेशन। तो ये लास्ट पॉइंट रहता है।
जब भी आप कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। और वो डॉक्यूमेंट्स आप मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज कर रहे हो या फिर कोई अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो किसी डॉक्यूमेंट्स की जगह, तो वो भी आपको कवरिंग लेटर में मेंशन करने हैं। और आपने कौन से फॉर्म पर सिग्नेचर की है, कौन से नहीं किए हैं, आपका जो बैंक स्टेटमेंट आपने दिखाया है वो उसमें फंड्स कितने हैं नहीं है, वो भी आप सब वो डॉक्यूमेंट्स सारे आपको मेंशन करने हैं, ताकि वीज़ा ऑफिसर को आपका कवरिंग लेटर जब वो पढ़े तभी उनको समझ में वो आ जाएगा कि आपने क्या क्या अटैच किया है और क्या नहीं है। अगर उनको किसी डॉक्यूमेंट्स पर डाउट आता है तो ही वो आपका वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और आपको हो सकता है कि कॉल भी कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप आपका कवरिंग लेटर बनाने के लिए बैठेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सैम्पल फॉर्मेट लिया है, कवरिंग लेटर का बनाया है, तो उसी के तो चलो हम लोग उसको भी देखते हैं एक बार, ताकि कौन सी चीज़ आपको कहाँ पर मेंशन करनी है, कैसे मेंशन करनी है, तो वो थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, तो देखिए, जिस दिन भी आपका अपॉइंटमेंट रहेगा वीज़ा के लिए, कुछ वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट्स लेना ज़रूरी होता है या कुछ वीज़ा का जो सबमिशन होता है वो ऑनलाइन ही होता है। तो जिस दिन भी आप सबमिशन करना चाहते हैं उसके 1-2 दिन पहले की डेट हो सकती है, या फिर जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है उस दिन का भी एक डेट हो सकता है। तो वो जिस दिन भी आप फिर बना रहे उस दिन का आपको यहाँ पर डेट मेंशन करना है। तो ये हमने रिसेंटली ही बनाया है फॉर्मेट वीडियो के लिए, तो इसलिए हमने वही 5 नवंबर डेट यहाँ पर मेंशन की है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि आप किसको ये कवरिंग लेटर मतलब मेंशन कर रहे हैं। ओके, तो हमारा जो कवरिंग लेटर है आज का वो हमने कनाडा वीज़ा के लिए बनाया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है टू द वीज़ा ऑफिसर कैनेडियन हाई कमीशन और न्यू दिल्ली, क्योंकि मोस्टली जो कनाडा के जो वीज़ा एप्लीकेशन होते हैं ये न्यू दिल्ली में ही सबमिट होते हैं। अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप VFS सेंटर मतलब बायोमेट्रिक के लिए आप मुंबई जा रहे हो या आप पुणे जा रहे हो या आप चंडीगढ़ जा रहे हो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो कवरिंग लेटर है वो मोस्टली न्यू दिल्ली के लिए ही आपको मेंशन करना है, या चाहे तो आप वहाँ पर मुंबई भी लिख सकते हैं, डिपेंड कि आप कहाँ पर सबमिशन कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा आता है सब्जेक्ट यही है कि आप कौन से वीज़ा के लिए आप अप्लीकेशन करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो हमने पॉइंट लिया है रिक्वेस्ट फॉर इश्यू ऑफ कनाडा विजिटर वीज़ा, तो यहाँ पर आपका हो सकता है टूरिस्ट वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, बिजनेस या फिर हो सकता है रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो। तो जो भी आपका सब्जेक्ट हो वहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए और उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है फिर जब भी हम लोग किसी को भी कोई भी लेटर मेंशन करते हैं तो एक प्रोफेशनल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, डियर ऑफिसर भी कर सकते हैं या फिर डियर सर और मैडम भी मेंशन करके हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कैंडिडेट का नाम लिखा है, उनका पासपोर्ट नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ लिखा है, वो कहाँ पर रहती है, तो ये देखिए यहाँ पर एड्रेस भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमने लिखा है कि वो अपने हस्बैंड के जो हमारी जो कैंडिडेट है उनके हस्बैंड के पास ऑलरेडी वीज़ा ग्रांटेड है, तो इसीलिए वो अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल करना चाहती है। और इनका जो पर्पज़ है टू मीट उनकी जो डॉटर और सन इन लॉ है वो कनाडा में रहते हैं और उनको वो मिलने के लिए जाना चाहती है। ओके, और कितने महीनों के लिए जाना चाहती है, तो यहाँ पर लिखा है हमने 4 to 5 मंथ्स। तो यहाँ पर डेट स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन ड्यूरेशन फिक्स है कि अगर वीज़ा ग्रांट होता है तो हम लोग 4 से 5 महीने के लिए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर उनके जो डॉटर और सन इन लॉ है जो कनाडा में रहते हैं तो उनके नाम भी हमने यहाँ पर मेंशन करके रखे हैं। ओके, नेक्स्ट फिर हम लोग यही इनके ही मतलब अभी ये जो उनके जो रिलेटिव्स है जो कनाडा में रहते हैं तो उनका एग्जैक्टली इनके साथ मतलब वो कौन से वीज़ा पर रहते हैं, क्या करते हैं वहाँ पर, उनका पासपोर्ट नंबर क्या है, उनका पूरा नाम क्या है और उनका अभी कनाडा में क्या स्टेटस है, तो ये सब चीज़ें हमने एक इसमें फॉर्मेट में मेंशन किए ताकि वीज़ा ऑफिसर जब पढ़े तो उसको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट है ये, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमने मेंशन किया है
कि जब अभी कनाडा, अभी इनके रिलेटिव कनाडा में है, तो इनको होटल बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अपने रिलेटिव्स के साथ में ही रहने वाले हैं। तो इसीलिए हमने यहीं पर मेंशन किया है कि दे आर गोइंग टू स्टे विद देम, राइट। आई विल बी स्टेइंग विद देम एट देयर रेसिडेंस। तो यहाँ पर हमने उनका कनाडा का एड्रेस डाला हुआ है, और उन्होंने ये मेंशन किया है कि उनके जो रिलेटिव्स हैं वही उनका अकोमोडेशन और फूड का देखने वाले हैं। तो उनको कुछ भी एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इनविटेशन लेटर उनको मिला है उनके सन इन लॉ और डॉटर से, तो उन्होंने इनविटेशन लेटर में भी ये चीज़ मेंशन की है कि वो जब आएंगे तो वो उनके साथ ही रहेंगे, और उनके जो फूड रहेगा या फिर मेडिकल जो भी टेक केयर रहेगा वो खुद ही करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे हमने बोला था कि एक्सपेंस, तो यहाँ पर हमारी जो कैंडिडेट है वो ऑलरेडी एक पोजीशन रिटायर्ड हो चुकी है, और उनको पेंशन वगैरह भी अच्छी आती है, उनकी सेविंग्स भी है अच्छी, जहाँ से उनको इंटरेस्ट भी अच्छा मिलता है। तो उनका केस हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, तो उनका इसीलिए उनका जो भी एक्सपेंस है, चाहे वो टिकट का हो, पर्सनल एक्सपेंसेस हो, तो वो खुद बेयर करने वाली है। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि वो खुद ही बेयर करेगी। और देखिए, जो हमने लास्ट पॉइंट मेंशन किया था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आप उनके साथ, आप एप्लीकेशन के साथ अटैच कर रहे हो, वो आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पर लिखा है कि आई एम अटैचिंग बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट्स विद दिस एप्लीकेशन फॉर योर रेफरेंस। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स है वैलिड पासपोर्ट है, सेकंड डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेंशन किया है रिटायरमेंट लेटर, थर्ड डॉक्यूमेंट्स है अपडेटेड 6 मंथ सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट विद फंड्स INR 10 लाख रुपीज़, और उन्होंने ब्रैकेट में ये भी मेंशन किया है कि वो अगर हम लोग कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा। देन लास्ट 3 इयर्स के ITR मेंशन किए हैं, जो इनवाइटी पर्सन है उनके डॉक्यूमेंट्स, इनविटेशन लेटर है, PR वीज़ा की कॉपीज़ है, एड्रेस प्रूफ है, ये भी उन्होंने अटैच किया हुआ है। देन जब वीज़ा एप्लीकेशन फाइल होता है तो उसके साथ 2 से 3 फॉर्म जाते हैं, तो ये फॉर्म्स भी उन्होंने साइन एंड अटैच किए हैं, ये भी मेंशन किया है। और कौन से फॉर्म है, फॉर्म का नाम क्या है, ये भी उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, ताकि जब वीज़ा ऑफिसर अगर चेक करना चाहे तो वो कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा रहता है कि जब भी कोई लेटर हम लोग ख़त्म करते हैं, जब एंड पे आते हैं, तो हम लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीज़ा ग्रांट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर यही हमने मेंशन किया है कि काइंडली ग्रांट मी द नेसेसरी वीज़ा एंड ऑब्लिक। देन यहाँ पर थैंक यू योर फेथफुली करके हम लेटर ये करते हैं। और यहाँ पर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट का नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर ये इसलिए होता है कि इन केस अगर वीज़ा ऑफिसर को उनके एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेरी होती है या कुछ अपडेट देना होता है, तो वो उनको कॉल या फिर ईमेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेटर में भी हमने मेंशन किया है कि अगर उनके एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, कुछ क्वेरीज हो, तो वो कैंडिडेट को कॉल और ईमेल कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ तो ये कवरिंग लेटर आप चाहो तो इसी को फॉलो करके आप अपने जो भी आप कंट्री के लिए आप फाइल करना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो था कनाडा कवर लेटर के रिगार्डिंग। आगे अभी जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी वो कनाडा की रिलेटेड ही मिलेगी। तो आई होप कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो हो वो आपको मिलती रहे। इनकेस अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमें दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करना है तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कवरिंग लेटर के